नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या नाम है? ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेशियो अलग चीज़ होती है और प्रपोर्शन अलग चीज़ होता है। तो आप देखोगे हमारा आधा चैप्टर जो है, हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर, वो रेशियो पर बात करेगा, और हाफ पोर्शन जो होगा हमारे चैप्टर का वो दूसरे प्रपोर्शन पर बात करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो का डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रपोर्शन अलग से पढ़ेंगे, प्रपोर्शन का डिटेल कवर करेंगे। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन किसका कवर करने वाले हैं? रेशियो का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेशियो के बारे में। हेडिंग बनाइए, रेशियो। रेशियो का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? नहीं पता है। हालांकि छोटी क्लासेस में ये टॉपिक रहता है प्रपोर्शन का। 7th वगैरह में आप लोग जो मैथमेटिक्स की बुक चलाते हैं हायर लेवल की, है ना, उसमें एक चैप्टर होता है प्रपोर्शन का, रेशियो का। 7th में आपके यहाँ जो बुक चलती है, हाई स्टैंडर्ड की बुक नहीं चलती, गवर्नमेंट बुक से ज़्यादा अच्छी बुक चलती है हाई स्टैंडर्ड की, उसमें रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर है। तो आपने 7वीं कक्षा में रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है? लॉकडाउन था, हाँ लॉकडाउन, ओके ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं रेशियो क्या चीज़ होता है। देखिए, रेशियो का जनरल मीनिंग होता है कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन। देखिए, ये एक ऐसा जुमला है, ऐसा शब्द है जो हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से मैं इस चैप्टर को जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं ये बताता हूँ कि ये चैप्टर सिर्फ आपके परीक्षा में काम आने वाला चैप्टर नहीं है, ये आपके लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि 10वीं तक पढ़ेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा इसके साथ कभी मुलाकात नहीं होना लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है। पूरे जीवन भर ये चैप्टर हमारे उपयोग में आता रहता है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं आपस में। वो ज़्यादा सुंदर है, मैं कम सुंदर हूँ, है ना, उसके बाल ज़्यादा बड़े हैं, मेरे बाल कम बड़े हैं, छोटे हैं। उसके पास महंगी पेन है, मेरे पास सस्ती पेन है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास साइकिल है। वो अच्छे जूते पहन रहा है, मेरे पास फटे चप्पल हैं। ऐसा ही है। वो बहुत गोरी है, मैं उतनी गोरी नहीं हूँ, है ना। पूरी ज़िंदगी हमारी किससे भरी पड़ी है? कंपैरिजन से। हमेशा हम तुलना करते रहते, कंपेयर करते रहते एक दूसरे से। इवन आप अपने एकेडमिक सेशन में देखिए, पढ़ाई में हम 2 बच्चे खड़े करेंगे आपकी क्लास से, तो जाहिर सी बात है दोनों का IQ लेवल, परफॉर्मेंस लेवल एक जैसा नहीं होगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे से जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरा वीक होगा। होता है कि नहीं? कोई भी 2 बच्चे रैंडम उठा लीजिए, भले वीकर सेक्शन से ही उठाइए, कमज़ोर बच्चे, एवरेज बच्चे, लेकिन जब 2 बच्चों के कंपैरिजन की बारी आएगी तो दोनों में कोई एक अच्छा होगा, कोई कम अच्छा होगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? हमारी दुनिया में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं होता? होता है ना। हाँ, तो हमारी पूरी लाइफ कंपैरिजन से भरी पड़ी हुई है। हम हर चीज़ को कंपेयर करते हैं जी, हर चीज़। पैर में पहनने वाले चप्पल से लेकर के बाल में लगाने वाले तेल तक, हर चीज़ हम कंपेयर करके ही खरीदते हैं। बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूँ? हैं? हर चीज़, इवन कपड़े भी आप बगल वाले को देखते हैं वो ऐसा पहना है तो मैं अगली बार ऐसा खरीदूंगा, उससे ज़्यादा अच्छा। हर चीज़ हम कंपैरिजन से खरीदते हैं, पहनते हैं या यूज़ करते हैं। कंपैरिजन कहने का मतलब हमारी लाइफ में जब से हम पैदा होते हैं, होश संभालते हैं, जब तक मर नहीं जाते तब तक कंपैरिजन चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इसलिए ये जो चैप्टर है ये सिर्फ परीक्षा में काम आने वाला चैप्टर नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग काम आने वाला चैप्टर है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ रेशियो? कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़। किसी भी 2 क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना कि ये वाला क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ा है तो अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा, कितना बड़ा है? कितना बड़ा? हाउ मच। और इस हाउ मच का आंसर ही रेशियो है। नहीं समझे? समझे? तो व्हाट इज रेशियो? जनरल शब्दों में क्या बोलना है इसको? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। रेशियो इज कंपैरिजन, तुलना करना। ठीक है, समझ गए?
किसको बोलते हैं रेशियो? इसको मैं और इजी करता हूँ, कंपैरिजन करना। कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे दो चीज़ें हमारे पास हैं, दो चीज़ें मतलब मेरे पास मान लो दो रस्सी है, रस्सी, रस्सी तो समझते हो ना? नहीं समझते? रस्सी, दो रस्सी हमारे पास है, एक रस्सी छोटी है एक बड़ी है, तो कंपैरिजन हो गया कि नहीं आपस में? हो गया। तो एक रस्सी छोटी है दूसरी बड़ी है, तो बड़ी वाली छोटी वाली से कितने गुना बड़ी है? कितने गुना बड़ी है? तुरंत अगला क्वेश्चन आएगा, कितना बड़ा है, कितने गुना बड़ी है। ठीक है, तो ये जो हम गुना वाला सवाल ले आते हैं, कितने गुना बड़ा है कितने गुना छोटा है, ये गुना ही क्या होता है? रेशियो। नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मच नहीं बोलते आप लोग से यूज़ करते हैं हम लोग ये वर्ड, पूछते रहते हैं टीचर्स, आप भी एक दूसरे से पूछते रहते हैं, है ना? ठीक है, तो कितने गुना एक रस्सी दूसरे रस्सी से बड़ी है, ये गुना शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं यही क्या होता है? यही रेशियो होता है, यही कंपैरिजन होता है, कितने गुना। ठीक बात, समझे कि नहीं समझे? पक्का? ज़मीन हम नापते हैं, हर चीज़ तो हम नापते हैं जी, मेज़रमेंट ही करते हैं। हमारे पास एक ज़मीन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक ज़मीन है जिसका एरिया हम नाप रहे हैं। ज़मीन का एरिया कैसे कैसे नापते हैं पता है? किस में नापते हैं? ज़मीन का एरिया किस में नापते हैं? अलग अलग शहरों में अलग अलग मेज़रमेंट के तरीके हैं ज़मीन नापने के। कोई ज़मीन को बीघा में नापता है, बीघा सुने हैं शब्द? मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है। कोई ज़मीन को मरले में नापता है, मेरे पास 50 मरले ज़मीन है, 500 मरले ज़मीन है। ये मैं ऐसे ऐसे तूफानी शब्द आपको सुना रहा हूँ जो आपने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, तो पंजाब की तरफ ये चलता है मरले, यूपी में बीघा चलता है, हमारे यहाँ एकड़ चलता है। मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, डेसिमल चलता है, हमारे यहाँ 20 डेसिमल ज़मीन है। तो ये तो आपने सुना है ना, एकड़ और डेसिमल। ऐसे पहले चलता था आरे, आरे नहीं सुना आपने? आज से 20 साल 30 साल पहले आरे चलता था, आरे। ये 20 लगभग 15 से 20 साल हो रहे हैं जब हमारे एकड़ में कन्वर्जन हो गए हैं, एकड़ में हम बात करते हैं। अदरवाइज इससे पहले किस में बात करते थे? आरे। ठीक है, आरे में ज़मीन नापते थे। आरे और डेसिमल का जो है वो कंपैरिजन होता था, कन्वर्जन होता था, ऐसे कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, या हमने एरिया नापा। एरिया यूजुअली हम किस में नापेंगे? मीटर स्क्वायर में। अगर हम स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम की बात करें तो एरिया नापने का हमारा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मेरे एक लोकेशन में ज़मीन है, उस ज़मीन का एरिया मैंने नापा, सपोज द एरिया इज़ 10 मीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर। कितना ज़मीन है मेरे पास? 100 मीटर स्क्वायर यहाँ की ज़मीन। दूसरा प्लॉट मेरा दूसरे शहर में है, वहाँ के प्लॉट को मैंने मेज़र करवाया, वो वाला प्लॉट आता है 1000 मीटर स्क्वायर। कितना आया? तो गांव की ज़मीन कितनी है? 100 मीटर स्क्वायर। शहर की ज़मीन कितनी है? 1000 मीटर स्क्वायर। तो कहाँ की ज़मीन कम है, कहाँ की ज़्यादा है? गांव की ज़मीन 100 मीटर स्क्वायर है, शहर की ज़मीन 1000 मीटर स्क्वायर है। तो कहाँ की ज़मीन कम है, कहाँ की ज़्यादा है? गांव की कम है, शहर की ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन तुरंत आपका इंतजार कर रहा है, कितना? कितना कम कितना ज़्यादा? देखिए, गांव की ज़मीन कितना बोले और शहर की ज़मीन कितना है? ये एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये ज़मीन 10 मीटर स्क्वायर, 100 बोले थे ना, 100 कर लेते हैं, 100 मीटर स्क्वायर, और ये ज़मीन 1000 मीटर स्क्वायर। ये कम है, ये ज़्यादा है। तो अगर ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा, 10 गुना। आया ना गुना? 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1000 आ जाए? 10 बार। तो इसका मतलब है ये इससे कितने गुना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स। तो ये जो 10 टाइम्स आया, टाइम्स कितने गुना, ये गुना क्या होता है? रेशियो होता है। तो ये इससे कितने गुना बड़ा है? 10 टाइम्स। तो ये 10 क्या है? रेशियो। इसको कैसे निकालेंगे आप? ये बड़े वाले नंबर को ऊपर कर दीजिए, छोटे वाले नंबर को नीचे कर दीजिए, कैंसिल करा दीजिए। कितना आया? ये। तो ये नीचे किसको लिखा था? गांव की ज़मीन को। ऊपर किसको लिखा था? शहर की ज़मीन को। दोनों को कटाया, 1 और 10 आया। तो गांव की ज़मीन अगर 1 गुना है, गांव की ज़मीन अगर 1 गुना है, तो इसके कंपैरिजन में शहर की ज़मीन कितने गुना है? हाँ, किसके कंपैरिजन में? आपकी ज़मीन के कंपैरिजन में नहीं, मेरे गांव की ज़मीन के कंपैरिजन में 10 गुना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? ये वाली ज़मीन अगर 1 गुना, देखो 100 को क्या मान लिए? 1 गुना। 100 को क्या मान लिए? अगर 100 मीटर स्क्वायर 1 गुना है, तो 1000 मीटर स्क्वायर इसके कंपैरिजन में कितने गुना होगा? 10 गुना, क्योंकि 100 को 10 बार जोड़ोगे तब 1000 आएगा। समझ में आता है ये बात?
तो ये अगर 1 गुना है तो ये कितने गुना होगा? 10 गुना है। 1 गुना 10 गुना, समझ आ रहा? गांव की ज़मीन 1 गुना है तो शहर की ज़मीन 10 गुना है। इसके कंपैरिजन में, इस 1 गुना के कंपैरिजन में, क्या 1 गुना 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है कि 100 मीटर स्क्वायर को मैं 1 गुना मान रहा हूँ? 100 मीटर स्क्वायर की जो ज़मीन है उसको मैं 1 गुना बोल रहा हूँ, तो इसके कंपैरिजन में 1000 कितना हो जाएगा? 10 गुना। समझ आया? तो ये जब हम गुना की भाषा में बात करते हैं और बताते हैं कि एक चीज़ छोटी है, दूसरी चीज़ उससे बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, कितने गुना बड़ी है, गुना की लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? रेशियो की लैंग्वेज। ये रेशियो होता है, ठीक है ना? ये 1 गुना, ये 10 गुना, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको दोनों ज़मीन का रेशियो बताया। अब देखिए फिर से एक चीज़ और समझिए, यहाँ हम क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हैं? एरिया। दोनों ज़मीन का एरिया ही कंपेयर हो रहा है। गाँव वाली ज़मीन का भी एरिया और शहर वाली ज़मीन का भी एरिया ही कंपेयर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? अगर मेरे पास एक लकड़ी हो इतनी बड़ी और दूसरी लकड़ी हो इतनी बड़ी, तो इस लकड़ी के पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इस बड़ी वाली लकड़ी के पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक लकड़ी छोटी है, एक लकड़ी बड़ी है, तो हम दोनों लकड़ी का क्या नाप रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं? लेंथ। तो एक लकड़ी का अगर आप लेंथ नाप रहे हो तो दूसरी का भी लेंथ ही नापाएगा। अगर आप एक चीज़ का लेंथ लिए तो दूसरे का मास नहीं ले सकते। लेंथ को मास के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? नहीं आया? जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं 20 हाथ की रस्सी लेता हूं, 20 हाथ की रस्सी और 5 किलो शहद लेता हूं। शक्कर ले लो, शहद तो सोचने लग जाओगे शहद क्या होता है ना? 20 हाथ की रस्सी ज़्यादा होती है कि 5 किलो शक्कर ज़्यादा होता है? बताइए। 20 हाथ की रस्सी ज़्यादा होगी या 5 किलो शक्कर ज़्यादा होगा? ये कैसा? हाँ बिल्कुल ठीक, आपका जवाब यही होना चाहिए। ये कैसा सवाल है ना? हम किसको कंपेयर करवा रहे हैं? लेंथ को मास से कंपेयर करवा रहे हैं। लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है और मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ ही होगा, मास का कंपैरिजन मास के साथ होगा। समझ गए? मैं आपसे ऐसा पूछता कि 5 किलो शक्कर और 2 किलो आलू, इसमें कौन ज़्यादा है? तो आप बोलते 5 किलो शक्कर ज़्यादा है, क्योंकि वो भी केजी है, ये भी केजी है। मास दोनों का मास कंपेयर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? हम ये कहेंगे कि भैया ये एक लकड़ी इतनी बड़ी लकड़ी है और 2 किलो आलू है, कंपेयर करो 2 मीटर लकड़ी ज़्यादा होगी कि 2 किलो आलू ज़्यादा बड़ा होगा? तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों कंपैरिजन नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक मटेरियल का लेंथ ले रहे हैं और दूसरे मटेरियल का मास ले रहे हैं। मास का कंपैरिजन मास के साथ होता है, लेंथ के साथ नहीं हो सकता, टाइम के साथ नहीं हो सकता। ठीक है? और रेशियो में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन ही तो करते हैं। तो जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा कि एक कम है दूसरी ज़्यादा है, तो एक ही गुण को कंपेयर किया जाएगा। समझ आई बात? अगर मैं यहाँ पर ज़मीन का एरिया नाप रहा हूँ तो दोनों जगह क्या नापूंगा? एरिया ही कंपेयर करूँगा। एरिया को लेंथ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों प्लॉट का क्या लेना पड़ेगा आपको? एरिया। क्या समझे? दोनों प्लॉट का क्या लेके मेजर करना पड़ेगा, क्या कंपेयर करना पड़ेगा? एरिया। ठीक है? एक का लेंथ और दूसरे का मास कंपेरिजन नहीं हो सकता। अगर एक का लेंथ लिया तो दूसरे का भी क्या लेंगे? लेंथ। लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर करेंगे। आपकी ये लेंथ छोटी है, लेंथ बड़ी है, कितने गुना बड़ी है, कितने गुना छोटी है। ठीक है? मास को मास के साथ ही कंपेयर करना है कि ये मास छोटा है, ये मास बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, तो हम बता देंगे डिवाइड करके। इस तरह से आया समझ में? तो जब भी किसी दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि ये चीज़ दूसरी चीज़ से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है, तो इसके पीछे क्या चीज़ छुपी रहती है, कौन सी शर्त ढकी रहती है? आंसर है दोनों मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी को आप कंपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? सेम। ठीक है? इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड में बोलते हैं दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर होने जा रही हैं, दोनों क्वांटिटी का क्या सेम होगा? नेचर, स्वभाव। नेचर का मतलब है अगर एक क्वांटिटी का लेंथ नाप रहे हो तो दूसरे का भी लेंथ ही नापोगे। एक का मास ले रहे हो तो दूसरे का भी मास ही लोगे। एक का टाइम लिए हो तो दूसरे का भी टाइम ही लोगे। ठीक है? मास मास के साथ कंपेयर होगा, टाइम टाइम के साथ, लेंथ लेंथ के साथ, एरिया एरिया के साथ, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ। ठीक है? इसीलिए खूबसूरती खूबसूरती के साथ कंपेरिजन होगी। आई बात समझ में? और बदसूरती बदसूरती के साथ कंपेरिजन होगी, खूबसूरती के साथ उसका कंपेरिजन नहीं हो सकता। आई बात समझ? ओके, सो व्हाट इज रेशियो? कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। और दोनों क्वांटिटी का नेचर कैसा होना चाहिए? सेम। नेचर कैसे सेम होगा? अगर ये एरिया है तो ये भी क्या होगा? एरिया। अगर ये एरिया है तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? तो
तो नेचर सेम होने के लिए शर्त क्या है, दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम। तो दो सेम यूनिट वाली क्वांटिटी आपस में जब कंपेयर होती हैं तो उनके कंपैरिजन को क्या बोला जाता है, रेशियो। नहीं समझे, नहीं समझे? दो सेम यूनिट वाली, सेम नेचर वाली दो चीजें जब आपस में कंपेयर होती हैं तो उनके कंपैरिजन को क्या बोला जाता है, रेशियो बोला जाता है। क्लियर है? दिस इज रेशियो। अच्छा, आते इसकी प्रॉपर्टी पर हम बाद में आते हैं। पहले इसके पहले अगली चीज देखिए। ये तो समझ में आता है कि रेशियो कंपैरिजन को बोलते हैं, लेकिन हम आपको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे रेशियो को, तो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको देखिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरह से रेशियो को रिप्रेजेंट करना है। जैसे देखिए यहां पर हम क्या कंपेयर कर रहे थे, जमीन का एरिया। तो ये भी क्या है, एरिया है, ये भी क्या है, एरिया है। दोनों सेम एरिया के अलग अलग एरिया है, अलग अलग, 100 1000, तो मेजरमेंट तो अलग अलग है ना, है एरिया ही लेकिन उनका मेजरमेंट अलग अलग है। इस एरिया को नंबर ना लिख के मैं ये लिख दूं ए, दिस इज 100 मीटर स्क्वायर, समझ आया? और इस एरिया को नंबर ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं, बी। ये 100 है, ये 1000 है, अलग अलग नंबर, लेकिन दोनों क्या है, एरिया, नेचर सेम है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमको जब कंपेयर करना होता है दो क्वांटिटी को, तो हम लिख के कैसे दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जिस दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, पहली शर्त है उसका नेचर सेम होना चाहिए, एरिया एरिया, मास मास, लेंथ लेंथ। क्लियर? अब जिसको कंपेयर कर रहे हैं, दिखाना है कि हम कंपेयर करके आपको बता रहे हैं, तो रेशियो दिखाने के लिए ये दो ठो बिंदु लगा देते हैं। ऐसे क्या लगा देते हैं, ये दो बिंदु लगा दिए। दो डॉट अगर लग गया तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को, इन दोनों क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, कंपेयर। और किस भाषा में, रेशियो की भाषा में। ये रेशियो की निशानी है, दो डॉट, ठीक है? अब इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं इस तरह से, देखिए इट इज टर्म्ड एज A is to B। ये जो दो डॉट है, इस दो डॉट को क्या पढ़ा जाता है, is to। क्या पढ़ते हैं, is to। समझ आया? तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, A is to B। बार बार हमको is to लिखना ना पड़े, इसलिए हम उसके लिए सिंबल क्या बना लेते हैं, दो डॉट। याद रहेगा? रहेगा? तो क्या पढ़ना है जिस दो डॉट को, is to। पूरा कैसे पढ़ना है, A is to B। दिस इज लैंग्वेज ऑफ रेशियो, ये रेशियो की भाषा है। ठीक है? हो क्या रहा है, दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, दो सेम नेचर वाली चीज़ें आपस में कंपेयर हो रही हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो कितने गुना बड़ा होगा, छोटा होगा तो कितने गुना छोटा होगा। आया समझ में? और उसको बोलने का तरीका क्या है, A is to B। लिखने का तरीका क्या है, ये दो डॉट लगा देंगे। क्लियर है? अब इस is to का या डॉट का रियल में सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका रियल में सिग्निफिकेंस होता है ये A/B। ये जो डॉट है ना, इस डॉट को क्या लिखना है, ये एक लाइन। दो डॉट मतलब एक लाइन। क्या समझे? इस तरह के दो डॉट का मतलब क्या है, एक लाइन। ठीक है? ठीक है? तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल में हम वहाँ क्या कर रहे होते हैं, आंसर है रेशियो निकाल रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो डिवीज़न इज़ द प्रोसेस जिससे हमको क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। डिवीज़न तो आता है ना, डिवाइड करना। समझ रहे हो बात को? ये हमारा रेशियो बनाने का तरीका है, लिखने का तरीका है रेशियो को। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब अभी तक हम इसको और इसको किस नाम से जानते आए हैं। जब भी इस तरह फ्रैक्शन में जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं P/Q के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो ऊपर वाली क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाली क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो की भाषा में हम इसके नाम बदल देते हैं। ठीक है? बहुत खतरनाक टाइप के नाम इसके हम रखते हैं। जो न्यूमरेटर में होता है नंबर, उसका नाम हम रखते हैं एंटीसीडेंट। क्या नाम है, एंटीसीडेंट। ठीक है? न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी का नाम क्या होता है, एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट क्या नाम है, डिनोमिनेटर का कंसीक्वेंट, न्यूमरेटर का एंटीसीडेंट। पढ़िए,
एंटीसीडेंट, ये नाम आपको आने चाहिए, आपकी पुस्तक में नहीं लिखे हैं लेकिन ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर से एक्चुअल में रेशियो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से। तो उसमें जो पहले लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। जो बाद में लिखा जाएगा इज टू के कंसिक्वेंट। तो रेशियो किसका होता है? एंटीसीडेंट इज टू कंसिक्वेंट का होता है। समझ आया? एंटीसीडेंट इज टू कंसिक्वेंट। बनेगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। अच्छा, दो चीजें कंपेयर करने के लिए यानी रेशियो में निकालने के लिए शर्त क्या होती है? कंडीशन देखिए। कंडीशन फॉर कंपैरिजन। पहली शर्त, जो दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर होने जा रही है उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सेम। और हमको कैसे पता चलेगा दोनों का नेचर सेम है? क्या देख के? यूनिट। एक अगर सेंटीमीटर है तो दूसरा भी क्या होगा? हाँ, आप सेंटीमीटर को मीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों का नेचर, दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट अगर अलग अलग हो गई तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। नेचर अलग, अगर अलग अलग हो गया तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है यूनिट के सेम होने का? दैट इज नेचर ऑफ, ये ऐसे लिख लीजिए, बोथ क्वांटिटीज शुड हैव सेम नेचर, या नेचर ऑफ बोथ क्वांटिटीज शुड बी सेम। दोनों क्वांटिटी का नेचर एक जैसा होना चाहिए। हो गया? बन जाएगा? बोलिए, समझ आया ये? हाँ, अब देखिए, दोनों कंपेयर होने वाली क्वांटिटी का नेचर अगर एक जैसा है तो दोनों का यूनिट कैसा होगा? सेम। और जब हम रेशियो लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं रेशियो, ये, ठीक है, A:B। इसका मतलब क्या होता है? A/B। ऐसे ना होता है। अब हमने ये दो चीज़ कंपेयर करी, दिस इज A, दिस इज B, तो कैसे लिखोगे? 100:2 या 100 मीटर स्क्वायर इज टू 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और इस तरह लिखने का मतलब क्या है? कैसे लिखा जाएगा ये? दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ? तो ऊपर नीचे दोनों में मीटर स्क्वायर है क्योंकि यूनिट सेम है। तो यूनिट सेम होगा तो दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। और ये कट पीट के हमको क्या मिलेगा? 1/10 मिला। ये हमने क्या निकाला? इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? क्या निकाल रहे हैं? ये क्या चीज़ है? ये है, जोर से, रेशियो। क्या है? रेशियो। रेशियो में क्या यूनिट आई? मीटर स्क्वायर आया क्या? ये जो 1/10 आया इसमें मीटर स्क्वायर है क्या? नहीं है। क्या हुआ मीटर स्क्वायर का? यहाँ पर मीटर स्क्वायर ऊपर भी था नीचे भी था, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और जो अल्टीमेट रेशियो हमको मिलता है लास्ट में, उस रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती। तो रेशियो का सीधा सा मतलब है उसमें सिर्फ क्या होगा? नंबर होगा, कोई यूनिट नहीं होगी। क्योंकि रेशियो होता क्या है? कितने गुना? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, कितने गुना बड़ा है? गुना में क्या होगा? सिर्फ नंबर, कोई इसमें यूनिट नहीं होती। तो रेशियो कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिट वाली कि बिना यूनिट वाली? देखिए, इसमें सिर्फ नंबर है जी। 1 गुना 10 गुना। पहली जमीन अगर 1 गुना है तो दूसरी जमीन उससे 10 गुना होगी, इससे 10 गुना होगी। ठीक है, 1 गुना है तो दूसरी वाली कितनी होगी? उससे 10 गुना बड़ी होगी। अब 10 गुना कितने भी सेंटीमीटर मीटर हो सकते हैं। समझ आया? 1 गुना अगर 100 मीटर है तो 10 गुना उसका कितना होगा? 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 गुना अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो 10 गुना कितने मीटर स्क्वायर हो जाएगा? 1000 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये 1 गुना 10 गुना क्या इसमें मीटर स्क्वायर है?
1 गुना 10 गुना, क्या इसमें मीटर स्क्वायर है? नहीं है। मैं किसको 1 गुना बोल रहा हूँ? ध्यान से समझिए, लैंग्वेज समझिए। किस चीज़ को मैं 1 गुना बोल रहा हूँ, किस चीज़ को मैं 10 गुना बोल रहा हूँ? 1 गुना किसको बोल रहे हैं? 100 मीटर स्क्वायर को। और 10 गुना किसको बोल रहे हैं? 1000 मीटर स्क्वायर को। तो 1000 मीटर स्क्वायर एक्चुअल एरिया है, लेकिन हम उसको बोल क्या रहे हैं? 10 गुना। 10 गुना। तो ये जो 1000 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है जिसको हम 10 गुना बोल रहे हैं, ये 10 गुना क्या चीज़ है? ये रेशियो है। गुना वाला लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है? रेशियो। और जब हमको गुना में बताना होता है 10 गुना 20 गुना 100 गुना, उसमें कोई यूनिट नहीं बतानी पड़ती, सिर्फ क्या बताना पड़ता है? नंबर। 2 गुना 4 गुना 10 गुना, सिर्फ नंबर बताना पड़ता है। इसलिए रेशियो कैसी क्वांटिटी होती है? नंबर यूनिट वाली कि बिना यूनिट वाली? बिना यूनिट वाली। रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो इसे यूनिटलेस क्वांटिटी। नोट करिए। कैसा क्वांटिटी है? यूनिटलेस। कोई यूनिट उसमें नहीं होती, सिर्फ नंबर होता है, याद रखना। हो गया? हाँ जी। अब थोड़े से रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी समझिए। रेशियो की प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बताइए? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक दोनों तो इंग्लिश हो गया ना। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। ठीक है? तो रेशियो के पास भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे गुण हैं, है कि नहीं है? या गुणों से खाली हो? नहीं है? अरे भैया, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छा किताब पढ़ सकता है, रीडिंग स्किल किसी में बहुत अच्छी होती है, किसी में राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, कोई कहानी बहुत अच्छा सुनाता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है ना? कोई बहुत अच्छा दौड़ लेता है, कोई बहुत अच्छा बाइक चला लेता है, कोई बहुत अच्छा मेहंदी लगा लेती है। ऐसे ही है। तो हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी ईश्वर ने रखी है। तो ये क्या है आपके? क्या हैं? हाँ, जोर से बोलिए। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, और हर बंदे में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। भले आप अपनी प्रॉपर्टी को पहचानते हो या ना पहचानते हो, अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी होती है और हर एक के अंदर होती है। इसी तरह से रेशियो के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है? पहली प्रॉपर्टी देखिए रेशियो का। ठीक है? अभी तक तो हमने ये सीख लिया कि रेशियो को लिखना कैसे होता है, ऐसे A/B, या ऐसे लिखते हैं A/B को, A/B। ठीक है? समझ गए? हमने किसी चीज़ का रेशियो निकाला, ध्यान से देखिएगा। एक नंबर हमने लिया, उसको दूसरे नंबर के साथ कंपेयर किया, दोनों का नेचर सेम था। ये एरिया था तो ये भी एरिया था, ये लेंथ था तो ये भी लेंथ था, ये मास था तो ये भी मास था। दोनों कंपेयर किया। कंपेयर को दिखाने के लिए क्या लिखना है? ऐसे 2 डॉट, A/B। ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? A/B। यही होगा ना मतलब? A/B का मतलब क्या होता है? A/B। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अभी हमने A/B किया, और हम अगर इसको B/A कर दें, B/A कर दें, तो क्या दोनों रेशियो बराबर होगा? एंटीसीडेंट और कंजीक्वेंट का रेशियो, या इसका उल्टा कर दो, कंजीक्वेंट और एंटीसीडेंट का रेशियो, क्या दोनों बराबर होगा? नहीं समझे क्वेश्चन? ये A/B है, यानी A/B, और B/A का मतलब क्या होगा? B/A। क्या दोनों बराबर होता है? एक ही क्वांटिटी होगी कि अलग अलग हो जाएगी? कैसे? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। A/B, A मान लो हमने लिया 2 गुना, और B हमने लिया 3 गुना, या 5 ले लेते हैं, 5। ठीक है? A कितना है? 2 गुना। B कितना है? 5 गुना। रेशियो में गुना की भाषा में बात होगी ना, समझ रहे हो? ये 1 गुना 2 गुना, ये 5 गुना। तो A/B का मतलब क्या है? A/B। और A/B बोले तो 2/5। 2/5 कितना होता है? 5 0 जा 0, डेसिमल लगाए, 20 हो गया। 5 4 जा 20। तो A/B का आंसर कितना आया? हाँ, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है? 0.4।
अब हमको B:A करना है, B:A, तो B कितना था, ये 5 हो जाएगा, A कितना था, ये 2 हो जाएगा। अब B:A का मतलब क्या है, B/A बोले तो 5/2, और ये कितना हो जाएगा 2.5। तो हमने A/B किया तो कितना आया 0.4, हमने B/A किया कितना आया 2.5। क्या 0.4 और 2.5 सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जब आप A:B निकालते हो और जब आप B:A निकालते हो तो दोनों अलग अलग रेशियो आते हैं, दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ये दोनों रेशियो कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, रुको ज़रा देखो, इधर देखो कभी भी A:B और B:A आपस में बराबर नहीं होंगे। कब तक? जब तक A और B दो अलग अलग नंबर रहेंगे। अगर A और B सेम नंबर होते, जैसे ये 2 है ये भी 2 होता, तो आप A/B निकालते तो क्या आता 2/2 1, और B/A निकालते तो भी क्या आता 2/2 1। तो A और B अगर सेम नंबर हो गए, A और B सेम हो गए, तो A:B और B:A कैसा आएगा, कैसा आएगा? अलग अलग, सेम। अगर A और B दो अलग अलग नंबर होने के बजाय सेम होते, सेम होते, ये 2 है तो ये भी 2 होता, तो आप A/B निकालो या B/A निकालो, आंसर क्या आता 1 आता, सेम भाई 2/2 2/2 1 ही ना आता। नहीं समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? अरे बोलो ना। A और B अगर सेम नंबर हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो तुम चाहे A/B निकालो चाहे B/A निकालो, 2/2 ही तो होना है और वो कट पीट के 1 बनना है। तो A:B और B:A का आंसर कब सेम आएगा? जब A और B सेम नंबर होंगे तभी आंसर सेम आएगा। और अगर A और B अलग अलग नंबर होंगे तो कभी भी A:B और B:A का आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो A:B और B:A कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता। कब तक? कब तक? इफ A एंड B नॉट इक्वल, तब तक। जब तक A और B अलग अलग रहेंगे, बराबर नहीं होंगे, तब तक ये रेशियो कभी भी बराबर नहीं आएगा। A:B अलग आएगा, B:A अलग आएगा। समझ में आ गई बात? हो गया कि नहीं? दूसरी चीज देखिए, ठीक है, ठीक है यहां तक? देखिए हमारे पास एक रेशियो है A:B। A:B का मतलब है A/B, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, जिसको हम एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट बोलते हैं, ऊपर लिखा है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नंबर से, न्यूमरेटर में भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रेशियो अभी है वही रेशियो मल्टीप्लाई करने के बाद भी रहेगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? पक्का? देखिए A हमने ले लिया, सपोज A:B, A हमने लिया 5 और B हमने लिया 2, ठीक है। ये एक्चुअल डाटा है A:B 5:2। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। मान लो मैं इसको, पहले इसका मुझे बताइए डिवीजन करके ये कितना आता है, रेशियो निकालिए, डिवाइड करिए, इसका आंसर कितना आया 2.5। यानी ये जो रेशियो 5:2 है ये कितना बनता है 2.5। अब अगर मैं किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं और उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो जो रेशियो अभी आया है 2.5 वही रेशियो बाद में भी आएगा, ठीक है। तो करिए, किससे मल्टीप्लाई कर दें बोलिए? 5 और 2 को किसे कर दें? 2 से कर दें। ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 4। डिवाइड करिए 10/4 को, 4 2 जा 8, 8 हुआ, कितना उतरा 2, डेसिमल लगाइए 20 हो गया। 4 का टेबल कितने बार पढ़ें? 20 आ जाए 5। तो इसके डिवीज़न भी हमको क्या देता है 2.5। जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर अल्टीमेटली क्या रहेगा 5/2, जो पहले था, रेशियो वही रहता है। समझ आया? इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। इसमें हमने क्या किया, A में भी एक नंबर का मल्टीप्लाई किया, B में भी एक नंबर का मल्टीप्लाई किया,
सेम सेम नंबर, उस नंबर को यहाँ नंबर न लिख के क्या लिख रहा हूँ मैं, के। ए में भी के का मल्टीप्लाई कर दिए, बी में भी के का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये अल्टीमेटली क्या रहेगा, ए और बी है, ए में क्या मल्टीप्लाई हो गया के, बी में क्या मल्टीप्लाई हो गया के तो वैसे ही कट गए, आंसर क्या बचा, ए अपॉन बी, यानी ए इज टू बी। तो ए इज टू बी से हमने शुरुआत की थी, लास्ट में फिर हमको क्या मिल गया, ए इज टू बी। रेशियो वही रहता है, ठीक है, नहीं समझे, यहाँ समझो ना मातृभाषा में, सिंपल से शब्दों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रेशियो रहेगा, चाहे आप उसको कितने गुना बढ़ा ले जाओ, ठीक है, नंबर बड़े बड़े दिखेंगे लेकिन रेशियो वही रहेगा। हो गया जी। सेम यही चीज अगर हम डिवाइड कर दें, सेम यही चीज अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करें तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये हमारा रेशियो है ए इज टू बी, ठीक है, ए को और बी को सेम नंबर से डिवाइड करिए, कैसे डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड कर दिए के से, बी को डिवाइड कर दिए के से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच में रेशियो लगा है, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, यही ना होगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए अपॉन के डिवाइडेड बाय बी अपॉन के, तो के तो वैसे ही कट जाएगा, ये कितना रहेगा, ए बाई बी, तो जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी है। ये समझ में आता है कि नहीं आता। तो चाहे आप ए और बी में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो, चाहे ए और बी को सेम नंबर से डिवाइड करो, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। लिख लीजिए अपने शब्दों में, इफ सेम नंबर is multiplied or divide with a is to b, there is no change in ratio। रेशियो में कोई चेंज आता है, नहीं आता, नहीं आता, ठीक, यहाँ तक नोट करें। हाँ जी, अगली चीज़ देखिए, इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के रेशियो होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है, हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो का सिंपल मीनिंग याद रखिएगा, कंपैरिजन, दो सेम नेचर वाली क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन, कि एक क्वांटिटी कितनी बड़ी है, कितने गुना बड़ी है दूसरी क्वांटिटी से, ठीक है, नाम हम भले उसके कुछ भी रखते जाएं। टाइप्स या कैटेगरी हमने बहुत सारी बनाई है रेशियो में, ठीक है, और ये वो टॉपिक्स हैं जो कभी कभार आपके एग्जाम में एज ए MCQs, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स और एज ए ट्रू फॉल्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। पहला जो टाइप है, इसको ऐसे समझिए, देखिए हमारे पास एक रेशियो है ए इज टू बी, ए इज टू बी का मतलब ए अपॉन बी, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको 1 के नीचे लिख दूं, ये ए अपॉन बी है, अगर मैं इसको 1 के अपॉन में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, बताइए, ये हमारा रेशियो था ए इज टू बी, इसका मतलब ए अपॉन बी, और अगर मैं इसको 1 के नीचे लिख दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, किसी भी चीज़ को 1 अपॉन लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, किसी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन को 1 के अपॉन में लिखते हैं तो क्या होता है, आंसर है ये ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो b कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और a कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, नहीं मालूम, ऐसा होता है, नहीं होता, फ्रैक्शन है तब, फ्रैक्शन है तब, 1 के अपॉन में लिखना, इस प्रोसीजर को बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। क्या, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे हमने बोला ये एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 के नीचे लिख दो, दिस इज रेसिप्रोकल। तो ये एक रेशियो था ए इज टू बी, हमने बोला इसका रेसिप्रोकल निकालो, तो क्या करोगे, 1 के अपॉन में इसको लिख दोगे, जैसे ही 1 के अपॉन में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। कैसे पलटता है, तो ऐसे पलटता है कि ये एक फ्रैक्शन है तो इसको भी एक फ्रैक्शन मानो, या 1 अपॉन ए मान लो और इसको b अपॉन 1 मानो, क्या मानोगे, बोलो, जब कोई नंबर डिवाइडेड बाय कोई नंबर होता है
तो ये अगर ये सिंपल नंबर है तब तो ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन अगर ये सिंपल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो फिर कैसे दिखेगा, ये क्वांटिटी ऐसे ऊपर चली जाती है, बी ऊपर ए नीचे, होता है ऐसा। फ्रैक्शन जब 1 के अपॉन में आता है तो वो पलट जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन ए। तो हमारे पास ए अपॉन बी था, उधर जाके क्या बन गया, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए को आप क्या लिखेंगे, बी इज टू ए, ठीक है। ये बात जो यहाँ हो रही थी, देखिए ए इज टू बी, बी इज टू ए। तो ए इज टू बी का बी इज टू ए क्या चीज़ है, ए अपॉन बी का बी अपॉन ए क्या चीज़ है, रेसिप्रोकल। तो ऐसे रेशियो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। ये पहला कैटेगरी हो गया। इसका नाम क्या रखेंगे हम, रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A is to B is B is to A। A is to B का रेसिप्रोकल कौन होगा, B is to A होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, रेसिप्रोकल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, 1 के अपॉन में लिख दीजिए, दैट विल बी रेसिप्रोकल। तो A अपॉन B को 1 अपॉन 1 के नीचे लिखोगे, 1 के अपॉन में, तो ये ऐसे पलट के B अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो A अपॉन B का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, B अपॉन A। दिस इज रेसिप्रोकल रेशियो। हो गया यहाँ तक, ठीक। दूसरे टाइप का रेशियो देखिए, दूसरे टाइप का जो रेशियो है उसका हमने नाम रखा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है, देखिए हमारे पास एक रेशियो है ये A इज टू B, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, A अपॉन B, ठीक है। अब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, आप लोग मूवी देखते हो, मूवी डुप्लीकेट्स होते हैं हीरो के, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, एक अगर शाहरुख खान है तो दूसरा रंजीत तो नहीं होगा, दूसरा भी कौन होगा, शाहरुख खान। तो एक रेशियो अगर ये है तो इसका डुप्लीकेट यही रेशियो होगा, ये हुआ, इसका डुप्लीकेट है ना। अरे भाई एक रेशियो ये है तो इसका डुप्लीकेट यही रेशियो ना होगा, दोनों को एक साथ जमा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो क्वांटिटी बनेगी वो क्या कहलाएगी, डुप्लीकेट रेशियो। तो एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कंसिक्वेंट कंसिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो A इज टू B का डुप्लीकेट रेशियो कौन हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B इज कौन होगा, A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर। समझे, A इज टू B का डुप्लीकेट रेशियो कौन माना जाएगा, A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर। डबल डबल कर दो, A को डबल कर दो, B को डबल कर दो, तो डबल करोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और B को डबल करोगे तो B स्क्वायर हो जाएगा। डुप्लीकेट डबल करना, ठीक है, ठीक। तीसरी टाइप का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। और अब आप समझ गए ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होगा, 3 बार करना। तो A इज टू B का, ध्यान से देखिए, A इज टू B का ट्रिप्लीकेट रेशियो कौन होगा, A को 3 बार, B को 3 बार। ऐसे ये 2 बार हमने लिखा ना, ऐसे 3 बार लिखेंगे तो A 3 बार हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई A क्यूब, B भी 3 बार मल्टीप्लाई B क्यूब। तो A इज टू B का ट्रिप्लीकेट रेशियो कौन होगा, A क्यूब इज टू B क्यूब, ठीक है। समझे, नहीं समझे, समझ गए। अगला देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोल रहे हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब ये सब डुप्लीकेट क्या चीज है, डुप्लीकेट यानी डबल दिखना। ये हमने बनाया ना डुप्लीकेट, डबल डबल होना, A का पावर 2 हो गया, कितना हो गया, A का पावर 2 हो गया। सब डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास A इज टू B है, ठीक है, A इज टू B। अभी A का पावर कितना है 1, B का पावर कितना है 1, तो डुप्लीकेट करने में पावर क्या हो जाता है A का 2, B का पावर क्या हो जाता है 3। सब डुप्लीकेट करने में पावर हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, A का पावर हो जाएगा 1/2, B का पावर भी हो जाएगा 1/2।
डुप्लीकेट में पावर 2 दिखता है ना, तो वो डुप्लीकेट में दिखता है। सब डुप्लीकेट में क्या हो जाता है? पावर 1/2। ठीक है। ठीक है, नहीं समझे? इधर देखिए, दिस इज A इज टू B, ध्यान से देखो इधर, A इज टू B, और इधर हमने लिख दिया A²/B²। बताइए A/B का A²/B² क्या होगा? इस रेशियो का ये क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट। और आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि इधर 2 का पावर, या ऐसे देखो x का पावर 2 हो और उधर 2 हो, जब ये पावर 2 उधर जाता है तो क्या बनता है? रूट। रूट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब ये पावर उधर जाएगा तो ये पावर इसके हाफ में आएगा। रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर हाफ। ये मैंने बताया पहले, बताया नहीं बताया? हाँ, तो जब भी कोई पावर इक्वल की उस तरफ जाता है तो पहले इस 2 का पावर क्या था? 1। कोई पावर नहीं दिखता, मतलब कितना पावर होता है? 1। तो जब इधर से कोई पावर इक्वल की उधर जाएगा तो वो 1 के नीचे लगेगा पावर में। किसके नीचे? और किसी भी चीज़ का पावर 1/2 होना मतलब क्या होता है? रूट। क्या होता है? रूट। ये चीज़ समझ आया? अब देखिए, ये A/B था और ये A²/B² है, तो ये चीज़ इसका क्या कहलाएगा? ये हम लिख चुके, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज A²/B²। तो A²/B² A/B का क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पावर 2 आ गया, इसमें पावर 2 आ गया, डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। अब अगर ये पावर ये इधर भेज दे इस तरफ, और ये भी अपना पावर इधर भेज दे इस तरफ, तो जब ये 2 इधर आएगा इक्वल के इस तरफ, तो क्या बन जाएगा? जब पावर 2 इक्वल के उधर जाता है क्या बन जाता है? 1/2। तो जब ये इधर आएगा क्या बन जाएगा? A का पावर हाफ, और B वाला जब इधर आएगा, B का पावर 2 तो B का पावर हाफ। ये ऐसा बन जाएगा। समझ आया? और इस तरफ क्या रह जाएगा? A/B। तो A/B का ये कौन कहलाएगा? आंसर है इसका, हमने नाम रखा है सब डुप्लीकेट रेशियो। आ रहा समझ कि नहीं आया? आया? फिर से देखिए, अगर यही पावर उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा? ये 2 उधर जाएगा, पावर में चला जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए, अगर हम इस पावर को उधर भेजें, अभी इधर A का पावर कितना है? 1। तो जब ये पावर उधर जाएगा तो किसके नीचे लगेगा? 1 के नीचे। नहीं समझे? यहां पर A का पावर कितना है? इसने अपने दोनों पावर 2 इधर भेजे तो 1 के नीचे आ गया, 1/2 पावर में। तो इधर अब पावर कितना बचा? जब कुछ भी पावर नहीं लिखा होता तो वहां कितना होता है? तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। ठीक है, अब इधर पावर कितना दिख रहा है? 1/2। जब ये 1/2 उस तरफ जाएगा तो कहाँ लगेगा? कोई भी पावर जब इक्वल के उधर जाता है तो कहाँ लगता है? 1 के नीचे। तो जब ये 1/2 उधर जाएगा तो किसके नीचे लगेगा? 1 के नीचे। और अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि 1 कोई फ्रैक्शन हो तो ये क्या हो जाता है? हाँ, तो ये 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये उधर जाकर के क्या बन जाएगा? 2। ये भी उधर जाके क्या बन जाएगा? 2। तो जब ये उधर जाएगा तो ये चीज़ इसका क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट। और जब ये पावर इधर आ जाएगा तो ये चीज़ इसका क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट। समझ आया? पावर उधर चले गए, ये पावर 2 हो गए, तो ये सिंपल A/B के ये कौन कहलाएंगे? डुप्लीकेट। और जब ये पावर इधर आए, पावर हाफ हो गया, तो ये हाफ पावर वाले रेशियो अपने ओरिजिनल रेशियो के क्या कहलाएंगे? सब डुप्लीकेट। समझ आता है? तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। तो A भी रूट में हो जाएगा और B भी रूट में हो जाएगा। ये ठीक है? नहीं समझे? एक और देखिए, हमने डुप्लीकेट बनाया, उसका सब डुप्लीकेट बनाया। ठीक है, हमने ट्रिप्लीकेट बनाया तो इसका एक सब ट्रिप्लीकेट भी होता है। सब ट्रिप्लीकेट का मीनिंग बताइए मुझे, सब डुप्लीकेट देख करके। बताइए, सब डुप्लीकेट को देख करके सब ट्रिप्लीकेट बनाओ। ट्रिप्लीकेट बनाने के लिए क्या किए थे? A को 3 बार मल्टीप्लाई, B को 3 बार मल्टीप्लाई, A³ B³। तो जब ये पावर इधर आएंगे तो इधर क्या बन जाएगा? 1/3 पावर में। तो ये क्या कहलाएंगे? A और B के सब ट्रिप्लीकेट। समझ आता है? आ रहा है? A/B के सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएंगे? A का पावर 1/3, ठीक है, A का पावर 1/3 B का पावर 1/3। और पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट।
क्या क्यूब रूट समझते हो? यहाँ 3 लिखा हुआ दिखता है पावर में, देखे हो पहले? क्यूब रूट 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक बात? कितने तरह के रेशियो हो गए? ये टाइप्स हैं, 5 तरह के रेशियो। तो अगर आपसे इनके नाम पूछे जाएंगे तो मीनिंग आना चाहिए। डुप्लीकेट में पावर 2 होता है, सब डुप्लीकेट में पावर 1/2 होता है, ट्रिप्लीकेट में पावर 3 हो जाता है, सब ट्रिप्लीकेट में पावर 1/3 होता है। एक और टाइप का रेशियो हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूएट, कंटिन्यू रेशियो, कंटिन्यूएट लिखते हैं, कंटिन्यू पढ़ेंगे हम इसको। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाले रेशियो। ठीक है, कंटिन्यू रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा रेशियो होता है, बहुत सारे रेशियो होते हैं, तो हम सभी एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सभी कंसिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं समझे? एंटीसीडेंट बोले तो न्यूमरेटर वाला, कंसिक्वेंट बोले तो डिनोमिनेटर वाला। अब हमारे पास एक से ज़्यादा रेशियो हैं तो सभी में न्यूमरेटर होगा, सभी में डिनोमिनेटर होगा, तो सभी न्यूमरेटर को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। सभी डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, तो फिर एक नया रेशियो तैयार हो जाएगा। वो जो रेशियो तैयार होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यू रेशियो। क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास एक रेशियो है A:B, दूसरा रेशियो है C:D, तीसरा रेशियो है E:F, ABCDEF, दिख रहा है? और ऐसे बढ़ते जा रहा है, एंड सो ऑन। A:B, C:D, E:F, G:H और IJKLMN ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रेशियोज क्या कहलाते हैं? कंटिन्यू रेशियो। अब हम इसमें करते क्या है, इसमें ये जो न्यूमरेटर आता है, तो इसको हम क्या करते हैं? एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ACE, और ये जो डिनोमिनेटर होता है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे जितने भी आएंगे, ऐसे आगे बहुत सारे आ रहे होंगे, समझ रहे हो? ऐसे जितने भी आगे आएंगे, यहाँ जितने भी आगे आएंगे, सबका रेशियो ले लेंगे। ऐसा रेशियो क्या कहलाता है? यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, दोनों को रेशियो में लिख दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यू रेशियो। हो गया? ठीक, नोट करिए यहाँ तक। ठीक है, रेशियो और उसके टाइप्स के बाद अब हम लोग रेशियो के प्रैक्टिकल यूज़ पे आते हैं। हमको क्वेश्चंस किस तरह के मिलेंगे रेशियो में? ठीक है, क्वेश्चन तो कई कैटेगरी के मिलेंगे, वो हम फिर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। एक मोटी मोटी कैटेगरी किस टाइप की होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। क्या है? पैसा। और वो पैसा हमको बांटना है कुछ लोगों को, और ये अक्सर आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में। जैसे एक फादर है और उसके 2-3 बच्चे हैं। ठीक है, 2-3 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, बहुत सारे, और फादर के पास बहुत सारा पैसा है और वो आखिरी सांस ले रहा है, तो पैसा ऊपर लेके चला जाएगा क्या? तो उसको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों में बांटना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता हो अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार नहीं करते, किसी को ज़्यादा चाहते हैं, किसी को कम, ये होता है। और इसमें किसी को बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। क्या है? ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है। आप कहीं भी देखिए, एक से ज़्यादा बच्चे अगर हैं तो माँ बाप किसी बच्चे को ज़्यादा चाहते हैं, किसी को कम। वो कहने के लिए होता है कि हम सबको एक समान चाहते हैं, होता नहीं है। ठीक है, तो किससे पता चलता है? जब आप उनके वसीयतनामे को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि किसको कितना चाहते थे। ठीक है, अब ऐसे समझिए, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं छोटे से रुपए के साथ। हमारे पास 10,000 रुपया है और हमको 3 लोगों को बांटना है। फादर के पास अकाउंट में कितना पैसा है? 10,000, बहुत छोटी सी रकम है, गरीब बाप है, लेकिन उसके 3 बच्चे, तीनों को देना है। और जाहिर सी बात है, गरीब बाप हो या अमीर बाप हो, एक समान तो बच्चों को नहीं चाहेगा, वो किसी को कम चाहेगा, किसी को ज़्यादा चाहेगा। ठीक है, अब फादर की आखिरी सांसें चल रही हैं, अंतिम समय आ गया। उसने अपने वकील को बुलाया और वसीयतनामा लिखवाया कि देखो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में इतने गुना इस लड़के को दे देना, इतने गुना उस लड़के को दे देना, उतने गुना उस लड़के को दे देना। पैसा नहीं बता रहा है कि 1,000 रुपया इसको दे देना, 3,000 उसको दे देना, 8,000 उसको दे देना, ऐसा नहीं बोल रहा। ठीक है, किस भाषा में बात हो रही है? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, 2 गुना पहले बच्चे को दे देना, 3 गुना दूसरे बच्चे को दे देना और 5 गुना तीसरे बच्चे को दे देना।
तो वो कौन से बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करता था? बोलिए। जिसको कितना दे रहा है? 5 गुना। उसने पैसा नहीं बताया। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं आगे। तो मैं आपका ये बैटल ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है आगे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हमारे पास एक अमाउंट है, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है 2-3 मेंबरों में, 4 मेंबरों में। ठीक है, तो एक क्वांटिटी को डिफरेंट रेशियो में जब हम बांटते हैं तो किस तरह से बांटते हैं? क्वेश्चन समझ आया? हमको बांटना है, 10,000 रुपये हमारे पास है और 3 बच्चों में बांटना है, लेकिन क्या एक समान देना है सभी बच्चों को? नहीं देना ना। किसी को मात्र 2 गुना देना है, किसी को मात्र 3 गुना देना है और किसी को 5 गुना देना है। तो एक समान तो बंटवारा नहीं हो रहा। तो फिर 2 गुना वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा? 3 गुना वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 गुना वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा? किस पैसे को मैं 2 गुना बोल रहा हूँ, किस पैसे को मैं 3 गुना बोल रहा हूँ, किस पैसे को मैं 5 गुना बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तो गुना में बात हो रही, पैसे में बात नहीं हो रही। और बांटना क्या है? गुना बांटना है कि पैसा बांटना है? बांटना पैसा है, लेकिन भाषा कौन सी बताई जा रही है? गुना। इसको 2 गुना देना, इसको 3 गुना देना, इसको 5 गुना देना। तो हम कैसे बांटेंगे? ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन इन विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ए क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, डिफरेंट रेशियो। ठीक है, हेडिंग बनाइए। डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। बताए हुए रेशियो में किसी क्वांटिटी को डिवाइड करना। ठीक है, लेट द क्वांटिटी x, मान लेते हैं जिस चीज को बांटना है वो कितना है? x, यानी पैसा है। ये 10,000 रुपया हमको बांटना है। ठीक है, कितने रेशियो में बांटना है? एक को 1 गुना, एक को 2 गुना, एक को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ऐसे ना? ठीक है, देखो समझ में आ रहा है भाषा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या चीज है? x, बस x है या और कुछ है? x क्या है? x वो पैसा है जिसको बांटना है, गुना नहीं है। कहानी समझिए तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। x क्या चीज है? x इज द क्वांटिटी जिसको क्या करना है? बांटना है। मेरे एग्जांपल के हिसाब से x क्या है? 10,000। ठीक है, 10,000 है मेरे पास, 10,000 बांटना है। ठीक है, कितने लोगों को बांटना है? 3 लोगों को। पहले को कितने गुना देना है? a गुना। दूसरे को कितने गुना देना है? b गुना। तीसरे को कितना गुना देना है? मैं इसको एग्जांपल से समझाते चलता हूं। x को मैंने क्या ले लिया? हो गया 10,000। ये कौन है? x, जिसको बांटना है। कितने गुना में बांटना है? 3 बच्चों में बटेगा। कितना कितना? पहले बच्चे को कितना देना है जी? 2 गुना। दूसरे बच्चे को 3 गुना। तीसरे बच्चे को, और गुना दिखाने के लिए क्या लगाते हैं अपन? ऐसे डॉट। तो पता चलता है रेशियो की बात हो रही, गुना की बात हो रही है। तो पहले बच्चे को 2 गुना देना, तीसरे बच्चे को 3 गुना देना, दूसरे को 3 गुना, तीसरे को 5 गुना। तो ये हमने गुना बताया है। तो आपको पता है क्या कि 2 गुना किस रुपया को बोलेंगे? कितने रुपया को 2 गुना बोलेंगे? कितने रुपया को 3 गुना बोलेंगे? कितने रुपया को 5 गुना बोलेंगे? मालूम है क्या? तो कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल वही सवाल है जो आप लोग उसमें नहीं बनाते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। 4 पेन की कीमत इतनी, 5 रबर की कीमत इतनी। याद आया? नहीं आया? बोलो बोलो। ये क्वेश्चन आपने बनाया है। 4 पेंसिल, 3 रबर आपने खरीदा, टोटल दिया 100 रुपया। और दूसरे केस में 5 पेंसिल खरीदा, 8 रबर खरीदा, कीमत दिया 150 रुपया। तो बताइए 3 पेंसिल और 6 रबर की कीमत कितनी होगी? हाँ, इसके लिए हमको क्या चाहिए? कितने भी क्वांटिटी का अगर आपको कीमत निकालना हो, उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या पता होना चाहिए? एक पेंसिल कितने रुपया का आता है, एक रबर कितने रुपये का आता है। तो अगर आपको एक पेंसिल की कीमत पता चल गई, एक रबर की कीमत पता चल गई, तो आपसे जितना पूछा जाएगा आप उतना मल्टीप्लाई कर करके बना लोगे। ऐसे ही ना होता है?
हमको एक बच्चे को 2 गुना पैसा देना है, एक बच्चे को 3 गुना देना है, एक बच्चे को 5 गुना पैसा देना है। अब हमको पता ही नहीं है 2 गुना कितने रुपया को बोलेंगे, 3 गुना कितने रुपया को बोलेंगे, पता ही नहीं है, 5 गुना कितने रुपया को बोलते हैं, पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि 1 गुना कितने रुपया को बोलते होंगे। 1 गुना, तो अगर आपको 1 गुना पता चल गया कि इस रुपया को 1 गुना बोलते हैं, तो 2 गुना निकालने के लिए क्या करोगे? जैसे मैंने आपको बोला 500 रुपया को मैं 1 गुना मान रहा हूँ। किसको? 500 रुपया को 1 गुना। तो बताइए 2 गुना किसको बोलेंगे? 2 गुना डबल हो जाएगा जस्ट। 500 रुपया को 1 गुना मान रहा हूँ मैं, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 1000। 3 गुना 1500। 4 गुना। अब आप फटाफट तोते जैसे बोलते जा रहे हैं। क्यों स्टार्ट कर दिए बोलना? क्योंकि आपको क्या पता चल गया? 1 गुना। तो बाप ने वसीयत की मेरे पास 10,000 रुपया है, 3 बच्चे को बांट देना मेरे जाने के बाद, एक बच्चे को देना 2 गुना, एक बच्चे को देना 3 गुना और एक बच्चे को देना 5 गुना। अब बांटने वाला कैसे बांटेगा? उसको जब ये पता चलेगा 2 गुना इतना रुपया होता है तब ना उसको देगा। तो 2 गुना कितना रुपया होता है कैसे पता चलेगा? तो आंसर है तब पता चलेगा जब उसको क्या मालूम होगा? 1 गुना कितने रुपया को बोलते हैं। तो हमको नहीं पता 1 गुना कितने रुपया को बोलते हैं, मान लेते हैं 1 गुना बोलते हैं के रुपया को। किसको? 1 गुना के रुपया को। तो बताइए अगर 1 गुना के रुपया को बोलते हैं तो 2 गुना कितने रुपया को बोलेंगे? हाँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के। तो देखना ये 2 अभी क्या था? गुना। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि 1 गुना के रुपया को बोलते हैं, 1 गुना के रुपया को बोलते हैं, तो 2 गुना कितने रुपया को बोलते हैं? 2 के। अब ये 2 को देखो और 2 के को देखो, ये गुना है और ये रुपया है। तो गुना से किस में कन्वर्जन हो गया? रुपया में। 1 गुना के रुपया को बोलते हैं तो 3 गुना कितने रुपया को बोलेंगे? 3 के। समझ आ रहा है? 1 गुना के रुपया को बोलते हैं तो 5 गुना कितने रुपया को बोलेंगे? 5 के रुपया। ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तीनों बच्चों में बटा इतना इतना रुपया। अगर हम तीनों रुपया को जोड़ेंगे तो कितना रुपया बनेगा? कितना बनेगा? 10,000, क्योंकि वही तो बटा था, वही तो टूटा था 3 में। तो तीनों रुपया अगर जोड़ दोगे तो कितना बना? 10,000 बना। ठीक है, समझे? इसमें के, इसमें के, इसमें के कॉमन निकल गया, क्या बचा? ठीक है, के क्या था? के किस चीज को सोचा था हमने? पहचानिए, व्हाट इज के? 1 गुना कितना रुपया है? के रुपया माने थे। 1 गुना को क्या माने थे? के रुपया। तो याद रखना ये कितने गुना का रुपया है? 1 गुना का। ठीक है, और वही हमको पता लगाना होता है कि 1 गुना कितना रुपया होता है। फिर जितने गुना पूछेगा उतने गुना मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आ रहा समझ में? हाँ जी, ये पूरी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही, उधर भेज देंगे, उधर भेज दिए, डिवाइड। ये कहानी समझ आई? अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ ये? 10। यानी ये कितना बचा? 1000। और ये किस चीज की वैल्यू है? के मतलब क्या? 1 गुना। तो 1 गुना कितना रुपया हुआ? 1000 रुपया। तो 2 गुना कितना रुपया होगा? तो पहले बच्चे को कितना मिलेगा? ये पहले बच्चे का पैसा है। ठीक है, हमको पता चल गया 1 गुना कितने रुपया को बोल रहे थे, ये हमने माना था, जो हमको पता नहीं था। ऐसे इमेजिनेशन में मान लिए थे कि 1 गुना के रुपया को बोलते हैं। तो अब तो पता चल गया के कितना रुपया है? 1000 रुपया। यानी हमने किसको 1 गुना इमेजिन किया था? किस चीज को, कितने रुपया को 1 गुना माना था दिमाग में? 1000 को। तो बताइए 2 गुना कितना पैसा होगा? 2000। 3 गुना कितना पैसा होगा? 3000। 5 गुना कितना पैसा होगा? 5000। 2000, 3000, 5000 मिला करके कितना हो गया? 10,000। खत्म कहानी, तीनों बच्चों का शेयर आ गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने? देखिए, जब एक क्वांटिटी कुछ रेशियो में डिवाइड होती है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहला काम क्या है? क्या इमेजिन करना? 1 गुना। 1 गुना किसको इमेजिन कर लिया? के को। के रुपया को 1 गुना मान रहे हैं। तो बताइए 1 गुना कितना रुपया होगा? 1 गुना के रुपया। तो 1 गुना कितना रुपया? एक अब रुपया हो गया, अब गुना नहीं है ना। 1 गुना के रुपया, तो बी गुना कितना रुपया होगा? बी के रुपया बन गया ना। 1 गुना के रुपया है तो सी गुना कितना रुपया होगा? सी के रुपया। और जब आप सभी रुपया को जोड़ोगे तो टोटल कितना रुपया होगा? जो बटा था। ठीक है, आ रहा समझ? यहां से के कॉमन निकाल लीजिए और 1 गुना निकालने के लिए क्या करना है? बस इसको टोटल पैसे को, जो भी रेशियो है, रेशियो जोड़ के डिवाइड कर देना है। आया समझ? तो 1 गुना पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया गया कि 10,000 रुपया बांटना है
2 गुना, 3 गुना, 5 गुना में, 3 लोगों को, एक को 2 गुना, एक को 3 गुना, एक को 5 गुना, तो 1 गुना कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5 10, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, इनका सम। समझ आ रहा है? टोटल पैसा जो बटेगा डिवाइडेड बाय जो रेशियो है, रेशियो का सम। तो रेशियो का सम कितना हुआ? 2, 3, 5 मिला के 10। तो टोटल पैसा डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो करने से क्या मिल जाता है? 1 गुना कितना रुपया होता है। और जब आपको 1 गुना पता चल जाएगा तो फिर आप जितने जितने गुना भी पैसा निकालना चाहोगे निकल जाएगा मल्टीप्लाई होके। आया समझ में ये चीज़ कि नहीं आया अच्छे से? तो इसको हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं, अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। हो गया?